लीविंग यू थोड़ा टाइम जल्दी. आई नो कि मतलब यू गाइज हैव एन नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स टू मेक. कहीं किसी को बाहर जाना होगा, कहीं किसी का कुछ प्लान होगा, तो डू इट, नो प्रॉब्लम. एक मेरे पास कल मैंने जो क्वेश्चन करवाया था उसमें मैंने 2 पॉइंट्स दिए थे. एक मिनट, लेट मी ओपन इट. द क्वेश्चन वाज 80 स्क्वायर कॉमा 81 स्क्वायर कॉमा 281. मेरे पास एक पॉइंट है और एक पॉइंट बी था a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2. आफ्टर दैट मैंने बोला था कि t1 एंड t2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2√3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स t1 प्लस t2 कितना आ रहा है? t1 और t2 इसके रूट्स हैं, अल्फा और बीटा इसके रूट्स होते हैं, t1 और t2 इसके रूट्स हैं. तो सम ऑफ रूट्स कितना आ रहा है यहाँ से इस इक्वेशन से? एनीवन? सम ऑफ रूट क्या होता है? माइनस बी बाई ए, राइट? 2√3 2√3 आ रहा है. अब डिफरेंस ऑफ रूट क्या होता है? रूट डी बाई ए होता है, बताया हुआ है आप लोगों को. मैंने बोला भी था कि रूट डी बाई ए याद कर लो. तो रूट डी में डिस्क्रिमिनेंट चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो बी स्क्वायर करोगे तो 2√3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? -4 इंटू 2 8, ए 1 ही है, 4ac हो गया, डिवाइड बाई 2a, तो डिवाइड बाई 2 आ गया. तो ये तो मेरा डिस्क्रिमिनेंट नहीं, डिस्क्रिमिनेंट तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ही हो जाएगा, डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ ए ये वाला, तो ये 2 आ गया. उसके बाद फिर यहाँ से आई गॉट डिफरेंस ऑफ रूट एज रूट ऑफ 4/2 विच इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2, सॉरी 2, 1 होगा ना. 1 आ जाएगा. ठीक है, तो 1 आ गया. तो डिफरेंस ऑफ रूट मेरा 1 हो गया और सम ऑफ रूट, एडिशन ऑफ रूट्स मेरा 2√3 है. अब अगर मैंने डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी निकाला तो डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी कितना हो जाएगा? रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो 2a कॉमन ले लिया, t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर. तो यहाँ पे वही मैंने बोला था कि आपको ए स्क्वायर तो आप कॉमन ले सकते हो, बाहर आ जाएगा. तो ए कॉमन, एक बाहर आ जाएगा, तो यू विल बी लेफ्ट विथ t1 का स्क्वायर माइनस t2 का स्क्वायर विल बी t1 माइनस t2 एंड t1 प्लस t2, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, प्लस ये 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर. ये बताया था मैंने, दैट इज इक्वल्स टू ए बी आ जाएगा. सर तो ए 4 बी 4 ए स्क्वायर कॉमन लेकर के बाहर ले लिया ना. ओके. हाँ. उसके बाद फिर क्या कहते हैं, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. t1 माइनस t2 की वैल्यू 1 है, t1 प्लस t2 की वैल्यू 2√3 है, तो 2√3 ए टाइम्स ऑफ प्लस 4 टाइम्स ऑफ, अच्छा इसका भी स्क्वायर होगा, राइट? तो 2√3 का स्क्वायर करोगे तो 12 आ जाएगा, सॉरी माय बैड. ठीक है, तो यहाँ से वापस से करोगे तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2√3 का स्क्वायर विल बी 12 प्लस 4 इंटू t1 माइनस t2, तो 1 ही है, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही रहेगा. तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 4 है, यही आया था. सर हाँ बेटा. वहाँ पर रूट डी बाय है ना, वहाँ पर 1 आएगा, आपने 2 लिखा है. एक मिनट मुझे देना, यहाँ पे रूट डी बी स्क्वायर इज दिस. अच्छा यहाँ पे a 1 है ना, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, 2a कर दिया मैंने, 2a नहीं, यहाँ पे 1 होगा ये. और यहाँ पे 1 करो, यहाँ पे 1 करो तो ये 2 हो जाएगा. तो t1 माइनस t2 की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो इसको 2 सब्स्टिट्यूट करो तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 2√3 का स्क्वायर, तो दैट विल बी 12 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर, तो दैट विल बी रूट ऑफ 64, a इंटू रूट ऑफ 64, तो वहाँ से 8a आ जाएगा. 8a आया था शायद से कल. यस सर.
तो ये हो गया। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन जब आपने सॉल्व किया होगा तो आप लोग को मिला होगा, वैल्यूज थोड़ी चेंज नहीं होंगी, इक्वेशन थोड़ी चेंज रही होगी। मुझसे दिग्विजय ने पूछा है तो मैं वो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, पूछ रहा हूँ आप लोगों से वापस से कि एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन असाइनमेंट में था। क्वेश्चन वाज एक पॉइंट है ए, 80 स्क्वायर कॉमा 280, एक पॉइंट है बी, ए बाई टी स्क्वायर कॉमा -2a/t, एंड एक पॉइंट है एस दिया हुआ है a,0। तो ए बी और एस 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। आपसे पूछा है 1/SA प्लस 1/SB। तो अगर मैंने ऐसे निकाला, ऐसे डिस्टेंस कितना हो जाएगा एनीवन? कैसे निकालेंगे? हाउ विल वी फाइंड ऐसे डिस्टेंस एनीवन? डिस्टेंस फॉर्मूले से करोगे तो a -80 स्क्वायर, तो 1 - t स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर t स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, तो a कॉमन ले लोगे तो a बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 1 - t स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस t टू द पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? 1 t टू द पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर, तो 1 प्लस t स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। या और सिंप्लीफाई करोगे तो SA विल बी इक्वल टू a इंटू 1 प्लस t स्क्वायर। यही तो होगा ना? यस सर। सिमिलरली ऐसे मेरे पास ये आ गया 1 प्लस t स्क्वायर। सिमिलरली SB निकालो, मुझे बताओ क्या आ रहा है। व्हाट इज SB? मुझे निकालना पड़ेगा क्या कि निकाल रहे हो? कितना आएगा? एक तो a आ गया, दूसरा आ रहा है 1 - 1/t स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4/t स्क्वायर। तो अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1/t टू द पावर 4 माइनस 2/t स्क्वायर प्लस 4/t स्क्वायर। तो ध्यान से देखो तो 1 प्लस 1/t स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा है, और एक a तो बाहर है ही, तो दैट विल बी a इंटू 1 प्लस 1/t स्क्वायर। ये आया मेरा SB। अब आपसे SA प्लस SB पूछ, 1/SA प्लस 1/SB पूछा है, तो 1/SA, SA इज दिस एंड 1/SB। दिग्विजय समझ में आ रहा है कहाँ गलत किया बेटा? हाँ सर। 1/SB। तो 1/SA की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस t स्क्वायर प्लस 1/SB की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो हो जाएगा a 1 प्लस 1/t स्क्वायर। अब LCM लेकर के और सिंप्लीफाई करो, फाइनली देखो क्या आ रहा है।
तो यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन नीचे ए इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा, तो दैट विल बी 1 अपॉन ए। आंसर क्या है? 1 अपॉन ए है। यहाँ पे हाँ। एलसीएम लोगे तो टी स्क्वायर प्लस 1, ये टी स्क्वायर ऊपर चला गया, फिर ए 1 प्लस टी स्क्वायर, ए 1 प्लस टी स्क्वायर डिनोमिनेटर कॉमन है, तो न्यूमरेटर को साथ में ऐड करके डायरेक्टली लिख सकते हो, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन ए आ गया। ठीक है, तुमने दूसरा वाला डिस्टेंस पहले वाले में भी कुछ गलत किया था, दूसरे वाले में भी कुछ गलत किया था। ओके बट ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस क्लियर हो गए कैसे करने हैं, कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस कीपिंग द बेसिक्स राइट, बस वही चीज डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, कोऑर्डिनेट्स ए और टी के फॉर्म में दिए हुए। ओके ठीक है, तो कल मैंने क्या क्या बताया था एक बार रिवीजन कर लेते हैं। व्हाट ऑल थिंग्स डिड आई टीच यस्टरडे? सबसे पहले तो व्हाट इज सेंट्रॉइड? सेंट्रॉइड क्या होता है? व्हाट इज सेंट्रॉइड? एनीवन? व्हाट इज सेंट्रॉइड? अरे बोलो, कहाँ सो रहे हो सब लोग? Intersection of medians of triangle. इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, Yes. पॉइंट ऑफ medians of vertex of a triangle. What is circumcenter? कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है? Perpendicular. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन हो जाएगा ये। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऑर्थोसेंटर? अल्टीट्यूड्स। ऑल्टीट्यूड का। और क्या बताया था? इन सेंटर? Angle bisector. एंगल बाइसेक्टर्स। बस इतना सा पॉइंट याद रखना है। इन सेंटर का फॉर्मूला क्या था? एक्स कोऑर्डिनेट के लिए इन सेंटर का फॉर्मूला क्या था? ax1 plus bx2 plus cx3 upon a plus b plus c. जहाँ पे x1 x2 x3 ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स हैं और ए बी सी साइड्स हैं ट्राइंगल का, राइट। सिमिलरली y भी निकल जाएगा। और सेंट्रॉइड का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? x1 plus x2 plus x3 upon 3. राइट, वेरी गुड। सिमिलरली y के लिए भी निकाल दोगे। तो ये कुछ चीजें जो आप लोगों को पहले से बता रखी हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्राइंगल का ही है, एक और टाइप का होता है, दैट इज नोन एज एक्स सेंटर। तो किसी ने कभी सुना है क्या? व्हाट इज एक्स सेंटर? हैज एनीवन हर्ड? एक्स No, सेंटर sir. क्या होता है? ओके, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ध्यान से सुनना। पॉइंट ऑफ एक्स सेंटर इज ऑब्टेन्ड बाय पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ internal angular bisector of one angle of triangle and external angular bisector of remaining two angles. अब क्या कह रहा हूँ ध्यान से देखना, कि जैसे मान लो मेरे पास एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल का एक साइड का एंगल बाइसेक्टर लिया, एंगल बाइसेक्टर ऑफ वन साइड, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, तो एक एंगल का इंटरनल एंगल लिया तो ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, और बाकी दो ट्राइंगल्स का एक्सटर्नल बाइसेक्टर। तो एक्सटर्नल बाइसेक्टर क्या होता है? एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होता है, देखो ये इंटरनल एंगल हो गया, दिस इज एक्सटर्नल एंगल, तो इस एक्सटर्नल एंगल को बाइसेक्ट करोगे तो कुछ ऐसा सा लाइन मिलेगा, दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड, राइट। सिमिलरली साइड सी को भी, साइड सी को भी एक्सटेंड करके एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर लेंगे, तो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर लोगे तो कुछ ऐसा सा मिलेगा, वापस से बना रहा हूँ। तो एक इस टाइप का ट्राइंगल आपको मिलेगा। ठीक है,
दिस साइड इज इक्वल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स दो साइड का और एक साइड का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ये जो ट्रायंगल बना रहा है, ये जो ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है, इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल का ये पॉइंट जो होता है, दिस पॉइंट जहाँ पे तीनों बाइसेक्टर्स मीट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं एक्स सेंटर, एक्स सेंटर, ठीक है। और अगर ध्यान से देखना तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो होता है ना, अगर अब मैं यहाँ से इस पॉइंट को रेडियस मान करके दिस एक्स सेंटर और दिस पॉइंट, ये जहाँ पे ये मीडियन मीट कर रहा है, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर मीट कर रहा है, लेट्स से दिस इज पॉइंट डी, अगर मैं इसको रेडियस मान करके एक सर्किल बनाऊंगा, if I'll make a circle, तो circle will be like something passing, एक सेकेंड इसको डिलीट ही करना पड़ेगा, नहीं एडजस्ट हो जाएगा। हाँ, सर्कल कुछ इस टाइप का आएगा, मतलब सर्कल विल बी समथिंग लाइक दिस, जहाँ पे सर्कल विल बी टचिंग बोथ द एक्सटेंडेड वर्ट, मतलब ये दोनों जो एक्सटेंडेड लाइंस है ना, दिस विल बी एक्टिंग एज टैंजेंट फॉर दैट सर्कल। तो ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्स सर्कल। तो ध्यान से सुनना फिर वापस से कि मेरे पास किसी भी ट्रायंगल में एक साइड का एंगल बाइसेक्टर, एक साइड का एंगल बाइसेक्टर और बचे हुए दोनों साइड का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। म्यूट कर लो, कौन है सिद्धार्थ? तो किसी भी ट्रायंगल में एक साइड का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, उसको एक्सटेंड करेंगे और बाकी दोनों साइड्स का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मीट करता है, लिखवाऊंगा अभी मैं, उसको बोलते हैं एक्स सेंटर। एंड ये जिस पॉइंट से मीट कर रहा है, इसको रेडियस मान करके, देखेंगे दिस एज रेडियस, अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा तो दिस सर्कल जो दोनों पॉइंट्स पे टैंजेंट भी होगा, इस एक्सटेंडेड लाइन पर, इस पे, इस टाइप के सर्कल को हम बोलते हैं एक्स सर्कल, ठीक है। तो दिस इज क्या कहते हैं, दिस इज व्हाट एक्स सेंटर एंड एक्स सर्कल इज। और हर ट्रायंगल में कितने एक्स सर्कल्स पॉसिबल होंगे फिर? 3 एक्स सर्कल्स पॉसिबल होंगे, क्योंकि 3 एंगल्स को इंटरनली बाइसेक्ट कर सकते हो ना, 3 साइड्स हैं तो तीनों को इंटरनली बाइसेक्ट कर सकते हो। तो एक एक्स सर्कल इधर आएगा, एक एक्स सर्कल इधर आएगा, तो 3 एक्स सर्कल्स पॉसिबल है, ठीक है। और ये जो एक्स सर्कल्स हैं, एवरी ट्रायंगल हैज 3 एक्स सर्कल्स। तो अकॉर्डिंगली ए वाले एक्स सर्कल को E1 बोलते हैं, कैपिटल ए से, कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। एक्स सर्कल्स, एक्स सेंटर को हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। तो ई इज द सेंटर। एक्स सर्कल पहला वाला जो बनता है उसको हम कैपिटल E1 बोलते हैं, जो बी के साइड में बन रहा होता है उसको हम E2 बोलते हैं, और जो सी के साइड में बन रहा होता है उसको हम E3 बोलते हैं। ये नॉमेनक्लेचर है उसका, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। तो अब लिख लो, एक्स सेंटर इज ऑब्टेन्ड बाय, एक्स सेंटर इज ऑब्टेन्ड बाय point of intersection of internal angle bisector. X center is obtained by point of intersection of internal angle bisector, of internal angle bisector of one angle of triangle, of one angle of triangle, and external angle bisectors, and external angle bisectors of remaining two angles of the triangle, of remaining two angles of the triangle, ठीक है। डेफिनेशन हो गई। इसके बाद एवरी ट्रायंगल हैज 3 एक्स सेंटर्स, एवरी ट्रायंगल हैज 3 एक्स सर्कल्स, E1, E2 and E3. Every triangle has 3 एक्स circles, E1, E2 and E3. और जो E1 होता है उसकी वैल्यू निकालने के लिए -a फॉर्मूला है, -a(x1) plus bx2 plus cx3 divided by x1 plus x2 plus x3. सिमिलरली E2 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा? एनीवन?
What will be the formula for E2? AX1 minus BX2 plus CX3 divided by X1 plus X2 plus X3. And what will be the formula of E3? E3 का माइनस CX3 होगा क्या? AX1 plus BX2 minus Minus CX3. ठीक है. सिमिलरली क्या कहते हैं, एक सेकेंड, नीचे x1 x2 x3 नहीं आता, नीचे ABC आता है ना. इन सेंटर वाला ही फॉर्मूला है बस एक जगह. तो यहाँ माइनस A प्लस B प्लस C, यहाँ पे क्या हो जाएगा? A minus B plus C. राइट, A माइनस B प्लस C, और यहाँ पे हो जाएगा A प्लस B माइनस C. ठीक है. तो ये सिमिलर इन सर्कल वाला ही फॉर्मूला होता है, तो इसलिए कुछ अलग से याद नहीं रखना पड़ता. बस जिस भी इस एक्स सर्कल की बात हो रही होगी, जैसे ए साइड पे अगर एक सर्कल बन रहा होगा तो ए वाला माइनस साइन हो जाएगा. अगर इवन सर्कल मतलब, अगर बी साइड पे, मतलब बी वर्टेक्स के ऑपोजिट वाले को बी साइड बोलते हैं ना, स्मॉल बी साइड. अगर स्मॉल बी साइड पे एक सर्कल बन रहा होगा तो माइनस बी यूज कर लोगे फॉर्मूले में. पॉइंट समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूँ? Yes sir. हाँ, तो नोट कर लो. सर वो लास्ट में क्या बोले आप, वो नहीं समझा. हाँ, क्या कह रहे थे बेटा, कुछ नहीं समझा क्या? सर वो बस लास्ट वाला. लास्ट वाला मतलब E3. नहीं मतलब थोड़े लास्ट में जो अच्छा. बोले. जो इन सर्कल वाला फॉर्मूला होता है, इन सर्कल वाला फॉर्मूला क्या था? AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 डिवाइड बाई A1 प्लस A प्लस B प्लस C, राइट? यस सर. तो उसी फॉर्मूले में जिस भी साइड पे एक सर्कल बना रहे हो, जैसे मान लो ये A वर्टेक्स है, तो A वर्टेक्स के ऑपोजिट वाला स्मॉल a होता है. यस सर. तो स्मॉल a वाली साइड पे अगर एक सर्कल बना रहे हो तो फॉर्मूले में माइनस a हो जाएगा. ओके सर. अगर B वर्टेक्स के ऑपोजिट स्मॉल b होता है, अगर माइनस B साइड वाले मतलब स्मॉल b वाले साइड पे एक सर्कल बना रहे हो जिसको E2 बोला है, तो वहां पे माइनस b हो जाएगा. ये बोल रहा था मैं लास्ट में. समझ गया अभी? यस सर. What is taught till now? प्रणव, एक सेंटर पढ़ा दिया, एक सर्कल पढ़ा दिया, कहाँ थे? हाँ वही, लेट क्यों हो गया प्रणव? उसी का तो रीजन पूछ रहा हूँ. सर मैसेज अभी देखा. मैसेज अभी देखा? टाइम टेबल नहीं मिला था क्या पहले? सर टाइम टेबल में नहीं था 3 o'clock करके. यस सर. टाइम टेबल में है 3 o'clock सर है. सर 3 o'clock यस में सर. है. वो एक दिन का लेक्चर रीशेड्यूल हुआ था बस, उसके लिए मैम ने अपडेटेड टाइम टेबल भेजा था. आप कल का और परसों का लिख करके पर्सनली, बट वैसे तो टाइम टेबल मेंशन तो था ही कि आज क्लास है. नॉर्मल जो टाइम टेबल शेयर किया गया था ट्यूसडे को. चलो ठीक है, कोई नहीं, हो जाता है मिस. देख लेना, बस एक सेंटर पढ़ाया है प्रणव, कुछ ऐसा नहीं है. रिकॉर्डिंग आएगी तो 10 मिनट में कवर हो जाएगा. बाकी जितना स्क्रीन पे है वो नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार. ठीक है. नेक्स्ट इज कि कोई मुझे बताएगा व्हाट इज पैरेललोग्राम? व्हाट इज पैरेललोग्राम? Quadrilateral which both sides parallel to each other. बोथ साइड्स? कौन सी बोथ साइड्स? मतलब क्वाड्रिलेटरल को opposite बोथ sides. साइड. Opposite sides. Opposite. ठीक है. A quadrilateral in which opposite sides are parallel to each other. तो what about the diagonals of a parallelogram? मतलब मैं क्या पूछ रहा हूँ एक बार देखते हैं. ठीक है. पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, राइट? तो A, B, C and D. तो BC is parallel to AD and AB is parallel to CD, right? This side is parallel to this side and this side is parallel to this side. मैं पूछ रहा हूँ डायगोनल्स को क्या होता है? डायगोनल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है?
Sir, they bisect each other. वेरी गुड बेटा। तो अगर मैं ओ पॉइंट बोल रहा हूँ तो बी ओ इज इक्वल्स टू ओ डी एंड ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी। दे बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब ये जो मिड मतलब दोनों डायगोनल्स जहाँ पे मीट करते हैं वो मिड पॉइंट होता है हर डायगोनल का, एवरी डायगोनल का। ठीक है, ये पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ये सब यूज होंगी डायरेक्टली, इसलिए प्री रिक्वेस्ट है, इसलिए पढ़ाना पड़ता है हर बार। नहीं तो अचानक से यूज हो जाएगा क्वेश्चन में, फिर कहोगे कि सर याद नहीं था, फिर हर बार क्वेश्चन में बताना पड़ेगा। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले ज्योमेट्री पढ़ानी पड़ती है बेसिक सी। ठीक है, तो मिड पॉइंट ऑफ मतलब वो ओ पॉइंट को निकाल सकते हो कैसे भी, अगर बी और सी या ए और डी दिया है तो कुछ भी, राइट? Yes, sir. ओके, ठीक है। ऑल्सो सी इज इक्वल्स टू, ये भी बता दिया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं? बेस इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट, वेरी गुड। बेस इनटू हाइट से आ जाता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ तो होगा ही, कुछ ना कुछ डेटा क्वेश्चन में गिवन होगा, तो अकॉर्डिंगली निकालेंगे बेस और हाइट एंड फिर बेस इनटू हाइट कर देंगे। ठीक है, अच्छा, एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री होता है या नहीं होता है? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर इज 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यस और नो? Yes, sir. तो मतलब एंगल ए प्लस एंगल डी इज 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी इज ऑल्सो 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल डी, ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एंगल ए प्लस एंगल बी, मतलब सारे बगल बगल वाले एंगल्स जो होते हैं ना वो सप्लीमेंट्री होते हैं, सबका सम 180 डिग्री ही आएगा। लाइक लेट्स से दिस इज 70, तो बाय डिफॉल्ट दिस इज 110 एंड दिस इज आल्सो 110। ठीक है, Yes, sir. ओके, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, नोट कर लिया होगा आई होप, साथ में पढ़ते चलना। नेक्स्ट इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? Anyone? What is rectangle? अरे बोलो। Sir, opposite sides are equal और some sides के बीच एंगल, adjacent sides के बीच का एंगल 90 होता है। Adjacent angles 9, मतलब Sides सारे parallel angles 90 डिग्री होते हैं। हाँ, A special case of parallelogram where all angles are 90 डिग्री। yes sir. तो लिख लो इस पे, स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम वेयर ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, डायगोनल्स उसमें भी, इसमें क्या होता है, डायगोनल्स इक्वल लेंथ के हो जाएंगे क्या? ऑल द डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, बोथ द डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ होता है, ऐसा लिख लो। Yes, sir. बोथ द, अगर प्रूव करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? इफ प्रूव करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? बोथ द डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। एनीवन? कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव कर सकते हैं, राइट प्रणव? दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दोगे एंड अकॉर्डिंगली आप निकाल सकते हो ऐसे एस कॉन्ग्रुएंसी से चारों साइड को इक्वल प्रूव कर सकते हो, बेसिकली चारों ट्राइंगल्स को इक्वल प्रूव कर सकते हो, राइट गायत्री? एंड
ये पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा या कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जो नहीं करेगा? एनीवन? Will it follow all the properties of parallelogram? Yes, yes, it will follow all the properties of parallelogram. तो इसको भी लिख लो कि पैरेलल, मतलब मैं प्रॉपर्टीज हर बार नहीं लिखूंगा, जो लिखवा दिया है वो सही है। उसमें कुछ स्पेशलाइज केसेस होंगे, जैसे रेक्टेंगल हो गया, तो रेक्टेंगल में क्या होगा कि सारे एंगल्स 90 डिग्री कर दोगे, और वैसे भी फिर भी पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी फॉलो कर ही रहा है, बगल बगल वाले एंगल्स 180 डिग्री हो रहे हैं। इसका बेस इंटू हाइट करोगे तो एरिया निकल जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ करते हो ना रेक्टेंगल के एरिया के लिए, तो बेस इंटू हाइट वही बेसिकली वही चीज़ है। और सारे अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंगे रेक्टेंगल में, और जितनी भी प्रॉपर्टी मतलब यहाँ लिखवाई है सारी फॉलो हो रही है, राइट? यस। तो सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करता है पैरेललोग्राम का। नेक्स्ट इज स्क्वायर। अब स्क्वायर जल्दी से बताओ क्या होता है। देखो जितनी जल्दी बताओगे उतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, कुछ मिस होगा तो मैं बताऊंगा। सर जो क्वाड्रिलेटरल जिसका सब साइड इक्वल होता है और 90 डिग्री एंगल। सारे साइड इक्वल हो जाएगा, रेक्टेंगल मतलब स्पेशलाइज केस ऑफ रेक्टेंगल वेयर ऑल द साइड्स आर इक्वल। यस सर। डायगोनल्स कितना एंगल बनाते हैं एक दूसरे से? 90 डिग्री। 90, ठीक है। तो स्पेशलाइज्ड केस ऑफ रेक्टेंगल वेयर ऑल साइड्स आर इक्वल, लिख लो इसको, ऑल साइड्स आर इक्वल, और डायगोनल्स 90 डिग्री बनाते हैं एक दूसरे से, डायगोनल्स मेक 90 डिग्री एंगल। सही से बनाना आप लोग नोटबुक में एक बार, डायगोनल्स मेक 90 डिग्री। with each other. Next is a rhombus. Rhombus क्या होता है? Special case of parallelogram whose all sides are equal. Specialized case of parallelogram whose all sides are equal. Very good. तो parallelogram जिसके सारे sides equal होते हैं, ठीक है? तो all the sides of a parallelogram are equal. तो ये is equals to ये is equals to ये is equals to ये, और एंगल कितना बनाते हैं इनके डायगोनल्स? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो लिख लो स्पेशलाइज्ड केस ऑफ अ पैरेललोग्राम whose all sides are equal. Diagonals are perpendicular to each other. Diagonals are perpendicular to each other. Diagonals are angular bisector. Diagonals are angular bisector. डायगोनल्स के लेंथ का क्या होता है? इक्वल होते हैं कि अनइक्वल होते हैं? इक्वल। अनइक्वल होते हैं। डायगोनल्स आर ऑफ अनइक्वल लेंथ। डायगोनल्स आर ऑफ अनइक्वल लेंथ, लिख लो। Diagonals are of unequal length. एरिया ऑफ रोम्बस कितना हो जाएगा? हाफ इंटू Diagonal. हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, AC इंटू BD, राइट? राइट, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। AC इज नॉट इक्वल टू BD, मतलब डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। हाँ प्रथम बताओ। सर वो D1 हाफ इंटू D1 प्लस D2 इंटू H किसका होता है? हाफ प्लस वो ट्रेपेजियम, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय H हाइट, ऐसा कुछ होता है उसका, ठीक है? ये हो गया रोम्बस, सबको समझ में आ गया? बस ये चीज ध्यान रखना कि डायगोनल्स 90 डिग्री पे होते हैं। डायगोनल्स और एंगुलर बाइसेक्टर, मतलब ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहे होते हैं, एंगल B एंगल D इन सब कुछ बाइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल्स, और डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, और एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स।
अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के आप लोगों ने बहुत तरह के मेथड पढ़े हैं, ठीक है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालने के लिए आप लोगों ने हेरॉन्स फार्मूला पढ़ा है, फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पढ़ा है, और भी बहुत सारे मेथड्स आप लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है। एक तो आप लोगों ने, अगर आप लोगों को सारे कोऑर्डिनेट्स दिए रहे हैं तो आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था कि हाफ इंटू x2 minus x y x1 टाइम्स ऑफ y2 minus y1 y2 minus y3, फिर x2 टाइम्स प्लस x2 टाइम्स ऑफ y3 minus y1 पढ़ा था ना, याद है ऐसा? तो उसी फॉर्मूले को, ठीक है, देखो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को, किसी भी पैरेललोग्राम को, क्वाड्रिलेटरल नहीं, किसी भी पैरेललोग्राम को, किसी भी ट्रायंगल को का फॉर्मूला निकालने का एक बहुत अच्छा मेथड होता है, दैट इज नोन एज स्टेप लैडर मेथड। स्टेप लैडर मेथड। अब स्टेप लैडर मेथड क्या है, देखो जैसे मान लो मेरे पास 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। इंस्टेड ऑफ रिमेम्बरिंग ऑल दोट कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज, हम क्या करेंगे, हम सिंपली से एक x हाफ लिखेंगे, दो लाइंस खींचेंगे और कोऑर्डिनेट्स लिखना शुरू करेंगे। कोऑर्डिनेट्स कैसे, पहला कोऑर्डिनेट सीक्वेंस में शुरू करोगे, पहला दूसरा तीसरा, या पहला दूसरा तीसरा, मतलब कनेक्टेड हो, ऐसा नहीं कि बीच में रैंडमली कोई भी कोऑर्डिनेट ले लिया, ठीक है। मान लो ये तो 3 है, तो किसी भी जाओगे, किसी भी तरफ से जाओगे तो सीक्वेंस में ही आएगा, बट रैंडमली नहीं ले सकते हो, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा रैंडमली नहीं ले सकते हो को क्या मतलब है। एक सीक्वेंस में चलते हैं, इस तरह से चलते हैं, x2 y2 x3 y3, वापस से x1 y1 लिखोगे। ये रूल है कि जो पहला लिखा है वही चीज आखिरी में लिखना चाहिए, मतलब सर्कल कंप्लीट होना चाहिए, एक पूरा राउंड कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मतलब हो जाएगा इसका, देखो ध्यान से, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, मैं दूसरे कलर से बना रहा हूँ, फिर से देखना, ये x1 वाले को y2 के साथ और y1 वाले को x2 के साथ, x2 वाले को y3 के साथ और y2 वाले को x3 के साथ, x3 वाले को इसके साथ, इसके साथ। ये स्टेप लैडर पैटर्न है कि लाइक यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जंप किया, या यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जंप किया, कंटिन्यूएशन में, ठीक है। तो इसका जो फाइनल एब्रिवेशन आएगा वो कैसा आएगा, इसको एक्सपैंड करने के बाद हाफ, ये हाफ वैसे का वैसा ही, ठीक है, एक बड़ी लाइन जिसको हम मॉडुलस बोलते हैं, मॉडुलस, ठीक है, x1 y2 माइनस y1 x2 प्लस x3 y1, देखो इधर वाले को सबको प्लस करना है, लेफ्ट टू राइट वाले को सबको प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ से कर लो चाहो तो x2 y3 प्लस x2 y3, एक सीक्वेंस में चलते हैं, माइनस y2 y3 प्लस x3 y1 माइनस y3 y1। कम ऑन, सर हाँ सर वो वहाँ पे y2 x3 होगा। हाँ y2 x3 होगा और यहाँ y3 x1 होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पैटर्न, स्टेप लैडर पैटर्न, x1 y2 y1 x2 x2 y3 y2 x3 x3 y1 y3 x1। राइट से लेफ्ट वाले को नेगेटिव साइन से, लेफ्ट से इधर वाले को पॉजिटिव से लिखना है, बस इतना याद रखो, बाकी सब अपने आप ही आ जाएगा फॉर्मूला। यही चीज हम बहुत सारे बहुत बड़े बड़े पैरेललोग्राम्स के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका मुझे चारों साइड नोन है, आई नो ऑल द 4 साइड्स। जैसे मान लो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बता रहा हूँ, वो नोट कर लेना बाद में, पहले समझ लो। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल में, लेट्स से मेरे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल था, ए बी सी और डी, वही x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4 दे दिया, ठीक है।
तो वापस से वही क्या करोगे, हाफ बड़ा सा लैडर बनाओगे, x1 y1, एक सीक्वेंस में चलना है, a b c d। ये मैं बोल रहा था कि एक सीक्वेंस में चलने का कि a के बाद सीधे c मत लिख देना, दैट वाज द पॉइंट। एक सही एक राउंड पकड़ो, उसी तरह से चलो, चाहे इधर से चलो चाहे इधर से चलो। तो x2 y2 x3 y3 x4 y4, और वापस से पहला वाला लिखना है, ठीक है। फिर क्या करोगे, हाफ इंटू मॉड ऑफ, वही सेम चीज करते रहो। समझ में आ गया ना सबको फॉर्मूला कैसे बन रहा है? इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, तो ये हो जाता है, ठीक है, कि ऑर्डर मैटर करता है, तो ऑर्डर ध्यान से निकालना, ठीक है, और उसके बाद फिर जो भी एरिया आ रहा है निकल जाएगा। तो दिस इज स्टेप लैडर पैटर्न। तो अभी नोट कर लो फॉर्मूला, फिर इस पे क्वेश्चंस करवाता हूँ। इज देयर एनीवन जिसको नहीं क्लियर है, बोलो। सर और एक बार समझाओ। देखो किसी भी फिगर का एरिया निकालने के लिए अगर मुझे सारे पॉइंट्स नोन है, तो सारे पॉइंट्स नोन है तो बहुत तरह के मेथड्स हमने पढ़ रखे हैं। इजीएस्ट वन टू रिमेंबर इज दिस मेथड, क्योंकि इसमें दिमाग नहीं लगाना है। क्या करो, एक हाफ लिखो, 2 लाइन खींचो बड़ी सी, और सारे पॉइंट्स को एक सीक्वेंस में लिखना शुरू करो। जैसे क्लॉकवाइज बढ़ रहे हो तो क्लॉकवाइज, या एंटी क्लॉकवाइज बढ़ रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज। जैसे x1 y1 a b c जा रहा हूँ मैं, a से b, फिर b से c, और फिर वापस से c से a। तो सारे कोऑर्डिनेट्स में लिख लूंगा दोनों लाइंस के बीच में। दिख रहा है, x1 y1 पहले लिख दिया, a का कोऑर्डिनेट, फिर b पे पहुंचे तो x2 y2, फिर c पे पहुंचे x3 y3, वापस से a पे पहुंचे। पूरा सर्कल, पूरा राउंड कंप्लीट करना है मुझे, ठीक है। यस सर। सिमिलरली उसके बाद फिर क्या करोगे, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट एक एक स्टेप बनाते रहो, मतलब एरो बना दो, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। फिर x1 y2, मतलब लेफ्ट से जब राइट जा रहे हो तो पॉजिटिव साइन रहेगा, और बाकी सब में नेगेटिव रहेगा। तो लेफ्ट x1 है, x1 से जब y2 जा रहे हो तो पॉजिटिव साइन, तो x1 y2 माइनस y1 x2। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आओगे तो x2 y3 पॉजिटिव साइन के साथ, माइनस y2 x3। फिर वापस से नीचे पॉजिटिव साइन के साथ x3 y1, माइनस साइन के साथ y3 x1। बस फॉर्मूला हो गया। सर वो एरिया, मॉड्यूलस में है क्या? हाँ मॉड्यूलस में, मतलब एरिया पॉजिटिव आता है ना, यस सर। तो इसलिए मॉड्यूलस में रखते हैं कि अगर नेगेटिव वैल्यू भी आएगी तो उसको चेंज कर लेंगे, ओके। ठीक है। सेम यही चीज यहाँ पे भी है, अगर 4 पॉइंट्स दिए हो तो। ओके सर। तो यहाँ हो जाएगा x1 y2 माइनस y1 x2 प्लस x2 y3 माइनस y2 x3 प्लस सो ऑन। लास्ट में आएगा x4 y1 माइनस y4 x1। ये चारों पॉइंट्स दिए हों तो ये निकाल सकते हो। क्वेश्चन करें? Shall we move on to questions? Yes, sir. Okay. तो एक क्वाड्रिलेटरल का 4 पॉइंट गिवन है मुझे, पॉइंट क्वाड्रिलेटरल गिवन है मुझे, क्वाड्रिलेटरल के चारों कोऑर्डिनेट्स गिवन है। a is 1, 1, b is 7, -3, c is 12, 2, and d is 7, 21. तो find the area of the quadrilateral.
सर्वेश से क्या देख भेजे कैलकुलेशन मिस्टेक बेटा, सही आ रहे हैं। गायत्री हाफ भूल गए और इंस्टेड ऑफ दैट गलत है, इन स्पाइट ऑफ दैट गलत है। प्रणव गलत है, कैलकुलेशन मिस्टेक। राइट निशी। डिवाइड बाई 2 कौन करेगा? बीना गलत आ रहा है, राज गलत आ रहा है, विजय भी सही है। कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो सब लोग। आंसर इज 132, चेक करो। आंसर इज 132, प्राची 135 नहीं। क्या करोगे? हाफ ऑफ 1 इंटू -3 -3 प्लस 1 इंटू -7 7 हाफ इंटू 7 इज 7, माइनस साइन के साथ आएगा, माइनस हाफ इंटू 7 -7, वापस से 7 इंटू 2 14 प्लस 14, पहले सारे ये वाले कर लो ना, -3 -14 -12 इंटू 21 कितना आएगा? सॉरी प्लस 12 इंटू 21 इज 240, 240 प्लस 12 252, और वापस से 7 इंटू 1 प्लस 7, ठीक है। ये प्लस वाले सारे हो गए, अब माइनस वाले करते हैं सारे। तो माइनस वाले सारे करोगे तो फिर कितना आ जाएगा? 1 इंटू 7 -7 -3 इंटू -12 -30 प्लस 36, वापस से 2 इंटू -7 -14, और 21 इंटू 1 -1 -21, ऐड कर लो सबको, कितना आ जाएगा? हाफ इंटू, क्या हो गया प्रथम बताओ? सर वो थोड़ा समझ में नहीं आया, आपने इसे -7 क्यों लिखा? यहाँ पे तो -3 है ना सर, तो -3 से एक तो -3 आ सकता है और एक -36। 1 इंटू -3 कितना आएगा? -3 1 इंटू -7 कितना आएगा? 1 इंटू 7 माइनस साइन के साथ लोगे ना, राइट से जब लेफ्ट जाते हो सर तो -7 ही तो आएगा ना बेटा। यहाँ है नहीं सर। समझा का क्या मतलब है? कैलकुलेशन तो देखो ना, मतलब खुद से करो एक बार। कितना आ रहा है यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद? 264। 264, तो 264 करोगे तो 132 आ जाएगा। देखो ये जो स्टेप लैडर पैटर्न है ना, जरूरी नहीं है कि हर बार इस तरह से लिख करके फिर आंसर बनाओ, फॉर्मूला बनाओ। बाय लॉजिक भी समझो इसको कि यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से यहाँ करना है, यहाँ से यहाँ करना है, और 7 से वापस से 1 करना है। या चाहो तो एक बार और नीचे लिख लो 1,1। तो ये और ये प्लस साइन के साथ लिख लो, फिर इसको माइनस साइन के साथ लिख लो, जो भी आ रहा है।
तो अपने आप ही सब हो जाएगा, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी या फोआबिट फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट राइट डाउन ऑल द कोऑर्डिनेट्स एक साथ, बस हो जाएगा अपने आप। ओके, नेक्स्ट इज एक टॉपिक है, इसको बोलते हैं यूलर्स लाइन। यूलर्स लाइन, एनी आइडिया क्या होता है ये? एनीवन? यूलर्स लाइन No, sir. नहीं पता? तो यूलर्स लाइन क्या होती है कि मान लो मुझे सरकम सेंटर पता है, मुझे सेंट्रोइड पता है, मुझे ऑर्थो सेंटर पता है। तो आप लोगों को याद है जब मैंने सरकम सेंटर पढ़ाया तो मैंने बोला था कि राइट एंगल ट्राइंगल के लिए सरकम सेंटर लाइज ऑन द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का मिडिल वाला पॉइंट होता है। और सिमिलरली मैंने सेंट्रोइड बताया था कि सेंट्रोइड ऑलवेज लाइज ऑन द ट्राइंगल, इनसाइड द ट्राइंगल। ऑल्सो जब हम लोग ऑर्थो सेंटर पढ़ रहे थे तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए मैंने बताया था कि द ऑर्थो सेंटर विल लाई ऑन द वर्टेक्स हाइपोटेन्यूज के अपोजिट, कल ही बताया। ये तीनों पॉइंट याद आ रहे हैं? वापस से बताना पड़ेगा क्या? इफ यू गाइस रिमेंबर, तो मैंने आप लोग को बताया था कि सरकम सेंटर जो होता है वो यहाँ लाई करता है, राइट? यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, आपको याद आ जाएगा। याद आया था राइट एंगल ट्राइंगल के लिए? तो सरकम सेंटर इज लाइंग हियर। सेंट्रॉइड हमेशा बीच में लाई करता है ट्राइंगल के, और जो ऑर्थो सेंटर होता है वो ऑल्टीट्यूड पे मैच करता है। तो इसको ऑल्टीट्यूड बनाओगे तो ये आया, इसको ऑल्टीट्यूड बनाओगे तो ये आया, तो ये ऑर्थो सेंटर हो गया मेरा, राइट? तो यूलर ने क्या किया, दिस इज माई ऑर्थो सेंटर, दिस इज माई सेंट्रॉइड एंड दिस इज माई सरकम सेंटर। सरकम सेंटर को O से, सेंट्रॉइड को G से एंड ऑर्थो सेंटर को H से। यूलर ने क्या किया, एक लाइन बनाई जिसको और देखा, तो देखने के बाद मुझे मिला कि ये एक लाइन जो होती है वो इन तीनों पॉइंट से मिलकर के पास हो रही होती है। द लाइन पासेस थ्रू ऑल दीज 3 पॉइंट्स, और जो रेशियो आया वो आया 2:1, 2:1 का आया। मतलब ऑर्थो सेंटर इज टू सेंट्रॉइड इज 2 एंड सेंट्रॉइड इज टू सरकम सेंटर इज 1। 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को। दिस इज फॉर एवरी ट्राइंगल, दिस इज फॉर एवरी ट्राइंगल। तो यूलर्स लाइन ने देखा कि सरकम सेंटर, मतलब नहीं सॉरी, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सरकम सेंटर आर, लिख लो इसको, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड circumcenter are collinear, are collinear। collinear का मतलब एक ही लाइन पे लाई करते हैं, they lie on the same line। centroid divides, next point, centroid divides orthocenter and circumcenter in ratio 2:1। orthocenter and circumcenter in ratio 2:1, 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। फॉर इक्विलैटरल ट्राइंगल, सर सेंट्रोइड्स डिवाइड्स के क्या लिखा? H and O in the ratio 2:1, orthocenter and circumcenter। H and O, H is orthocenter and O is circumcenter। भाई ये याद रखो, एवरीवन प्लीज रिमेंबर दिस कि किस लेटर से डिनोट होता है। G मतलब सेंट्रॉइड ही होगा, O मतलब सर्कमसेंटर ही होगा, H मतलब ऑर्थोसेंटर ही होगा इन केस ऑफ ट्राइंगल, हमेशा। ठीक है, तो सेंट्रॉइड डिवाइड्स, सेंट्रॉइड मतलब G डिवाइड्स H and O in the ratio 2:1। H is orthocenter and O is H is orthocenter and O is circumcenter। For equilateral triangle, all 3 points are same। For equilateral triangle, all 3 points are same।
ठीक है, इसको याद करने के लिए ऐसे याद कर लो, ONGC, मतलब और कुछ ट्रिक नहीं है। O इज O स्टैंड्स फॉर ऑर्थो सेंटर, मतलब यहाँ पे ONGC का मतलब हो गया कि ऐसे देखो कि यहाँ पे O, ये वाला O इज नॉट दिस सर्कम सेंटर वाला, मैं ONGC ऐसे याद करा रहा हूँ कि ऑर्थो सेंटर है, ठीक है, G is centroid and C is circumcenter. N stands for 2. तो O2GC तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है। मतलब याद करने का वे है अपना, अपने अपने तरह से। सेकंड मतलब 2 इज N, मतलब जैसे भी याद करो। मुझे ONGC से मुझे बताया गया था, ONGC से याद रखो, तो मुझे आज तक याद है। आप लोगों को भी याद रहे तो ठीक है, नहीं तो फिर बस इतना सही कॉन्सेप्ट है कि सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है रिस्पेक्टिवली। मतलब ऑर्थो सेंटर से सेंट्रॉइड अगर 10 सेंटीमीटर है तो सेंट्रॉइड से सर्कम सेंटर 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। बाकी जैसे याद करना है वैसे याद करो। तो ये पॉइंट्स, ये कुछ ऐसी चीजें होती है ना, जैसे मान लो मुझे सेंट्रॉइड गिवन हो गया एंड लेट्स से आई एम एबल टू कैलकुलेट सर्कम सेंटर, और मुझसे ऑर्थो सेंटर पूछ लिया है। तो कल मैंने एक सर्कम सेंटर वाला क्वेश्चन करवाया था, राइट? इफ यू गाइज रिमेंबर, तीनों पॉइंट्स देकर के मैंने सर्कम सेंटर निकलवाया था आप लोगों से। कैसे निकालेंगे बोलो, हाँ या ना कुछ? यस सर। कैसे निकालेंगे बेटा? हाउ विल वी फाइंड द सर्कम सेंटर? Ortho center, centroid and circumcenter are collinear. सर नहीं वो ऊपर वाला For equilateral triangle, all three points are same. इक्विलैटरल ट्रायंगल में सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर सब एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। हाँ, if I have all the 3 points of a triangle, how will we determine circum center? Anyone? सेंटर ऑफ इक्विलैटरल नहीं यार, इक्विलैटरल का नहीं, किसी भी ट्रायंगल का। लेट्स से मेरे पास 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो सर्कम सेंटर कैसे निकालेंगे? कल क्वेश्चन करवाया हुआ है क्लास में। सर सर वो ट्रायंगल का अगर हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं तो हम उसका मिड पॉइंट साइड्स का निकाल सकते हैं। और फिर जब हमें साइड्स का मिड पॉइंट मिल जाएगा तो फिर हमें जो एक लाइन, कोई सी भी एक लाइन लेनी है और उधर से हमें जो सेंट्रॉइड है, वो सेंट्रॉइड मतलब जो वो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे सर्कम सेंटर लाई कर रहा होगा। तो सर्कम सेंटर लाई उस पे, हाँ, तो जब हमें मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम होगा और हमें एक और वर्टेक्स का हमें कोऑर्डिनेट मालूम होगा, तो हम बीच में सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो उससे हमें शायद मिल जाएगा।
कल मैंने आप लोगों को याद होगा कि एक सर्कम सेंटर को लिया था ओ से, और उसके बाद फिर मैंने बोला था ओ बी इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर करेंगे, रेडियस बराबर कर लेंगे। याद आ रहा है? Yes, sir. बस वैसे निकालोगे ना सर्कम सेंटर, अगर तीनों पॉइंट नोन है तो। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी करोगे, फिर ओ बी इज इक्वल टू ओ सी करोगे, ओ बीइंग द सेंटर, क्योंकि सर्कम सेंटर है तो रेडियस होगा ना, और सबका स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या आता है, वो स्क्वायर रूट आता है, तो स्क्वायर करके इक्वल कर लो, यू विल गेट द इक्वेशन। दो इक्वेशन मिलेगी, दोनों को सॉल्व कर लोगे, सर्कम सेंटर मिल जाएगा। याद आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस सिंपल सी चीज थी ये। तो यूलर्स लाइन क्या एडवांटेज होता है? यूलर्स लाइन का ये एडवांटेज रहता है कि मान लो मुझे दो चीजें गिवन है, या सेंट्रॉइड तो निकालना बहुत ईजी होता है अगर तीनों पॉइंट्स गिवन है, तो सर्कम सेंटर भी किसी ना किसी कंडीशन के थ्रू निकाल ही सकते हो, तो हमें ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा। या लेट्स से कुछ ऐसा गिवन है कि ऑर्थो सेंटर बहुत ईजी निकल जा रहा है, तो यूलर्स लाइन का यूज करके आप क्या कर सकते हो, यूलर्स लाइन क्या कहती है, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो वहां से आप निकाल सकते हो सेक्शन फॉर्मूला यूज करके। राइट आ गया? नहीं समझ में आया किसी को तो पूछ लो अभी। कल सेम क्वेश्चन करवाया था इसलिए मैं आज पूछ रहा था। ओके, ठीक है। अगर मान लो मुझे 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है और आई हैव टू फाइंड, लेट्स से क्वेश्चन बनाता हूँ मैं, देख के डरना नहीं क्वेश्चन, ठीक है, समझना क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ। एक ट्राइंगल है मेरे पास, इट इज a sin थीटा कॉमा b cos थीटा, एक साइड है 0 कॉमा b sin थीटा, और एक साइड है a cos थीटा कॉमा 0। ठीक है, दीज थ्री आर द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी एंड सी। तो सेंट्रॉइड क्या होगा? एनीवन? A sin theta plus cos theta by 3. a sin थीटा मतलब x क्या, x साइड X क्या बोल रहे coordinate. हो? a A sin common sin theta plus cos theta by 3. बाई 3, राइट? सबको समझ में आ रहा है कैसे निकाला है? Yes, sir. सिमिलरली y क्या हो जाएगा? B common sin theta plus cos theta by 3. इस cos थीटा बाय 3। अगर यहाँ पे मैं सर्कम सेंटर पूछ लूंगा तो क्या होगा? व्हाट विल बी द सर्कम सेंटर? कैसे निकालेंगे? OB square equal to OC square. OB square is equals to OA square, also OA square is equals to OC square। Yes, sir. तो सिंप्लीफाई करके एक बार बताना ओ क्या आ रहा है।
OB स्क्वायर कितना आया? ओके कोऑर्डिनेट्स x, y मान लो, तो x स्क्वायर प्लस y माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या आएगा, ओ ए स्क्वायर विल बी x माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सिमिलरली ये निकालो, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी, तो ओ बी स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से आएगा एक्स माइनस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या वैल्यूज आ रही है एक्स और वाई की? साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म्स में आएंगे, सिंप्लीफाई हो जाएगा। विल यू गाइस एबल टू सिंप्लीफाई? किसी को ऐसा है कि साइन थीटा कॉस थीटा देख के यहाँ पे अजीब सा लग रहा है? प्रथम एक तो अनम्यूट करके बताओ बेटा, क्या कर रहे हो? इतना टाइम लिखने में वेस्ट किया है जो तुमने, मुझसे पूछ लिए होते वैसे ही। सर आप बता रहे थे उधर तो इसलिए मैं नहीं अच्छा बोला। अच्छा, तो मान लो यहाँ पे आप कह रहे हो कि मिड पॉइंट निकाल लिया, इसको डी बोल दिया, इसका मिड पॉइंट निकाल लिया, इसको ई बोल दिया, फिर क्या करोगे? सर इसमें अब हम डी से सी तक जो लाइन पास कर रही होगी, जो क्यों डी से मतलब जो सी तक लाइन पास करेगी? सर परपेंडिकुलर उसमें बाइसेक्टर होता है ना, तो हाँ इसका सर, तो वो परपेंडिकुलर जरूरी नहीं है ना कि सी से पास हो। समझ गया? ओके सर। दैट इज वाई नहीं लेते हैं उस तरह से। तो यहाँ पे एक्स और वाई सिंप्लीफाई कर लेंगे, और अगर मैंने मान लो पूछ लिया ऑर्थो सेंटर, तो ऑर्थो सेंटर कैसे निकालेंगे फिर? एनीवन? How can we determine the ortho center afterwards? सर सेक्शन फॉर्मूला यूज करके यूलर्स लाइन। वही नॉर्मली जो मुझे सेंट्रॉइड पता चल गया, ऑर्थो सर्कम सेंटर पता चल गया, तो ऑर्थो सेंटर विल बी सर्कम सेंटर से ऑर्थो सेंट्रॉइड से सेंटर का डिस्टेंस का ट्वाइस हो जाएगा ना, सेंट्रॉइड से ऑर्थो सेंटर का डिस्टेंस। यूलर्स लाइन यूज करके निकालोगे बेटा। अगर मान लो आपको जी पता चल गया और आपको सर्कम सेंटर पता चल गया, तो जी और सर्कम सेंटर पता चल जाने के बाद इस डिस्टेंस का डबल करोगे और इसके कोऑर्डिनेट को फिर लेट्स से मैंने पी और क्यू रख लिया, तो पी और क्यू विल बी, मतलब पी क्यू से अगर सेंट्रॉइड का डिस्टेंस निकालोगे तो दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ जी एंड ओ का डिस्टेंस। ये पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? क्या? ओके सर ठीक अगर है। ऑर्थो सेंटर और सर्किल सेंटर पता हो तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे ना? सेक्शन फॉर्मूला ही है बेटा, 2 टाइम्स ऑफ दिस डिस्टेंस 1 टाइम्स ऑफ दिस डिस्टेंस, वो सेक्शन फॉर्मूला ही बता रहा हूँ मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ बस। यही तो करते हो ना सेक्शन फॉर्मूले के लिए। हाँ यस सर। तो बस वही चीज़ बता रहा हूँ कि ये जो डिस्टेंस आ रहा है उसका ट्वाइस करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ दिस डिस्टेंस, वही बता रहा हूँ, इनडायरेक्ट वे में बता रहा हूँ बस। ठीक है, तो ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं पॉज कर रहा हूँ लेक्चर। असाइनमेंट नोट करो। क्वेश्चन 45 to 84 एंड DPP 1। क्वेश्चन 45 to 84 वो वाला जो शीट का मैंने कल दिया था, क्वेश्चन 1 to 44, और DPP वाली एक अलग से मैंने PDF भेज रखा है। देखा है ना सबने? यस या नो कुछ बोलो। यस देखा है, तो उसका DPP 1। ठीक है, ये कंप्लीट करना है आपको। सैटरडे तक आप लोग को वो सबमिट करने को बोला है ना, संडे तक कि सैटरडे तक? सैटरडे तक। सैटरडे तक बोला है, हाँ ठीक है, 2 को बोला है ना।
तो दिस यू हैव टू डू टिल 4th। एक संडे पड़ेगा, संडे को आपका कोई टेस्ट नहीं है। मतलब ये क्वेश्चंस ऐसे बहुत टफ नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन इज नॉट दैट टफ। तो मतलब ऐसा मत सोचना कि मैं बहुत ज़्यादा असाइनमेंट दे रहा हूँ। नंबर ऑफ क्वेश्चन वाइज आप लोगों को ज़्यादा लग रहा होगा, बट असाइनमेंट ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा नहीं है, 2-2 घंटे 2.5 घंटे से ज़्यादा का असाइनमेंट नहीं है वो। तो ये लगेगा आपको आधा घंटा 1 घंटा लगेगा, 1 आवर लगेंगे, बट दिस विल हार्डली टेक 2-2.5 आवर्स। तो आप बताओ अगर सैटरडे तक वो असाइनमेंट आप कंप्लीट कर रहे हो तो आपको ये 3.5 घंटे बीच में एक संडे भी पड़ेगा, कितना टाइम चाहिए कंप्लीट करने के लिए? कब तक दोगे? बताओ एनीवन? मंडे नाइट तक सफिशिएंट है या ट्यूसडे? Tuesday. ट्यूसडे। थर्सडे? कौन थर्सडे बोल रहा है? सर ट्यूसडे। ट्यूसडे Tuesday. ना? हाँ तो ट्यूसडे इट इज ठीक है। ट्यूसडे को आप ही लोगों ने डिसाइड किया। देखो सर्वेश को बोलना, ठीक है, सर्वेश ने ट्यूसडे बोला था, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो ट्यूसडे को। लेकिन एक और चीज, सर्वेश के कहने पे ही आई एम लीविंग यू गाइज अर्ली, सर्वेश ने ही रिक्वेस्ट किया था, तो ठीक है, तो सर्वेश को कुछ मत बोलना। ट्यूसडे को ट्यूसडे तक असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना, DPP 1 तक कंप्लीट करना। और जैसे देखो जितना तेजी से करोगे ना, जितनी स्पीड बनेगी उतनी अच्छे से मैं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि ये सारी चीजें बेसिक्स हैं। ये सारी चीजें ऐसा नहीं कि अभी मैंने चैप्टर स्टार्ट किया है, ये प्री रिक्विजिट थी, इसीलिए मैंने वो एक्स्ट्रा PDF भेजा भी आप लोगों को, जो आप लोगों ने फील भी किया होगा। तो इतना करो, ठीक है। आर्यन सेंट्रोइड का फॉर्मूला दिख के आपको स्क्रीन पे? यस सर। सिमिलरली y का भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 84 तक आई वांट, क्वेश्चन नंबर 84 प्लस DPP 1 आई वांट अप टिल ट्यूसडे एंड सैटरडे तक बाकी सारे असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 44 तक, जो कि मैक्सिमम बच्चों ने कर भी लिए हुए हैं, ठीक है। वापस से बता रहा हूँ, यूलर लाइन इज नथिंग, बस एक 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर दे रहा है ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर को। इतना कंफ्यूज मत होना, सिंपल सी चीज है। और एक एक्सेंटर पढ़ाया हुआ है आज। चलो, हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। सर हाँ बेटा। सर आज के नोट भेज सकते हो अभी? हाँ मैं भेज रहा हूँ बस। ओके सर। ठीक है, चलो चलो, हैप्पी न्यू ईयर Bye, sir. एवरीवन। Happy Happy New Year, sir. Bye, sir. बाय। थैंक यू, सेम टू यू। बाय।